नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। महाराष्ट्र में बड़ा संकट इस वक्त भी खड़ा है और इस सियासी संकट के बीच खबर आई है कि 5 बजे यानी कि बस अब से कुछ ही मिनटों में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करें और जनता को संबोधित करें। और इस संकट की घड़ी में यह पहली बार है जब उद्धव ठाकरे अब जनता के सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट की जो 10 बड़ी बातें हैं अब तक वो क्या हैं, क्योंकि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 34 शिवसेना विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल को लिखी गई इस चिट्ठी में 34 शिवसेना सैनिकों का हस्ताक्षर है। विधायकों ने लिखा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो विधायक दल के नेता हैं। एकनाथ शिंदे खेमे ने चिट्ठी में शिवसेना की मुंबई में बुलाई बैठक को अवैध बताया है, यानी कि 2 खेमे हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और ये शिंदे की जो सेना है वो उद्धव ठाकरे की सेना यानी शिवसेना की जो बैठक बुलाई गई थी उसे अवैध बता रही है। शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन ये अब रद्द हो गई है और उसकी जगह पर फेसबुक लाइव होने वाला है। ये भी कहा गया था कि बैठक में जो लोग नहीं आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी जारी की गई थी। लेकिन अब इस बीच में ये खबर आई है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सीधे फेसबुक लाइव कर रहे हैं उसी समय पे जब ये विधायक दल की बैठक होने वाली थी, उसकी जगह पे 5 बजे वो फेसबुक लाइव करेंगे। सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बीच कमलनाथ ने कहा है कि जो फोन पर बातचीत हुई है उसमें उद्धव ठाकरे ने विधानसभा भंग न होने की बात कही है। इस बीच ये भी खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे को कोरोना हुआ, लेकिन उसके बाद में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी उनकी साझा की गई कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, कोविड नहीं हुआ है। शिंदे खेमे से वापस भी लौटे हैं एक विधायक जिनका नाम है नितिन देशमुख, यानी जो 34 हस्ताक्षर थे उसमें से शायद एक अब कम भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, ऐसा कहा है संजय राउत ने कि अब यहां पर यही एक संभावना दिख रही है कि सत्ता जो है वो जा सकती है और यही सबसे बड़ी बात हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं कि शिंदे खेमे में से एक वापस भी लौटे हैं यहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ, और दूसरी तरफ वहां पर 34 लोगों ने जो हस्ताक्षर किया हुआ एक लेटर भेजा था राज्यपाल को। तो ये तमाम चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, घटनाक्रम बदल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक, सबसे पहले तो यही कि फेसबुक लाइव होना है अब, और जो बैठक बुलाई गई थी अब वो नहीं होगी, उसकी जगह पर पहली बार उद्धव ठाकरे जनता से संबोधित हो रहे हैं। और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या अपनी वो सरकार को बचा भी पाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी कि क्या शिंदे के पास नंबर्स हैं, क्योंकि लगातार नंबर भी बदल रहे हैं। 34 सिग्नेचर हैं, लेकिन अब शायद एक वापस लौट आए हैं इस खेमे में और चार्टर्ड फ्लाइट उधर जा रही हैं। ये सब खबरों के बीच में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और सबकी निगाहें, मेरी निगाहें भी इस वक्त में फेसबुक पर हैं, जहां पे जिसकी लिंक हम दिखा भी सकते हैं हमारे दर्शकों को। फेसबुक पे और यूट्यूब पे वो देख सकते हैं एनडीटीवी के मार्फत, एनडीटीवी इंडिया के जरिए भी, कि किस तरीके से हम थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे क्या कहने वाले हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल नगमा ये है कि क्या कहेंगे, इससे बड़े क्या बचा है कहने के लिए, और ये यहीं पे पूरी कहानी सिमट जाती है। क्या बचा है उनके पास कहने के लिए, कुछ बचा है क्या? क्योंकि 34 लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो नहीं है शिवसेना के साथ, और आपको आपके ही 2 नंबर, आपके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अगर ये चुनौती दे रहे हैं कि आपने जो आदमी जिसको अपॉइंट किया है गुट नेता के तौर पर, लेजिस्लेटिव पार्टी के प्रमुख के तौर पर, वो असंवैधानिक है या गैरकानूनी है, कायदों के हिसाब से नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन सब के बीच में सबकी निगाहें इस बात पर ज़रूर हैं कि उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है कि कहने के लिए कुछ बचा है क्या? मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे जो इस्तीफा देंगे अलग तरीके से, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि
मैं उस जगह पर हूँ नगमा जहाँ पर शरद पवार पीछे वाली इस बिल्डिंग में यशवंत चौहान सेंटर पर बैठे हुए हैं। हम उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए सब कह रहे थे कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो तो ठीक है, फेस हैं सरकार का और उनका मन था कि ये सरकार बना ली जाए और असंभव को संभव करके दिखाया। उन्होंने शिवसेना को फोल्ड पर लेके आए एनसीपी और कांग्रेस के साथ, लेकिन उनको मार्गदर्शन पूरा का पूरा शरद पवार का चल रहा था। और ऐसे संकेत भी हैं एनसीपी के अंदर के खाने से हमें जो बताया गया वो ये कि शरद पवार ने उनको बताया था कि आपके यहाँ पे जो अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर आप कंट्रोल करिए और अपनी अपनी पार्टी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपने अपने लोगों अपने अपने नेताओं को दी गई थी। जैसे कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के आलाकमान के ऊपर थी और शरद पवार के यहाँ तो बगावत हुई भी थी, अजित पवार बगावत करके गए थे, लेकिन वो उनको वापस ले आए और उसमें किसी बाहर वाले का हाथ कम था, खुद अजित पवार का हाथ ज़्यादा था, यानी कि अजित पवार ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन अब इस मामले में कहा नहीं जा सकता है, एकनाथ शिंदे का गुस्सा पहले से चल रहा था और वो तमाम लोग जिनकी निष्ठाएं वैसे भी बहुत दिनों से संकट में थी, शंका के घेरे में थी, वो तमाम लोग छोड़ के गए हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे को पता ही क्यों नहीं चला, क्या उनको ये अचानक से समझ में आने नहीं रहा? तो साफ तौर पे अभिषेक की उन्हीं की नाकामी बताई जाएगी। साफ तौर पे उद्धव ठाकरे की नाकामी है, अब उनकी सरकार बची नहीं। और आप सही कह रहे हैं कि कहने के लिए बचा क्या है, जब आपके साथ लोग ही नहीं है तो वो फेसबुक लाइव पर भी क्या कहेंगे। और इतना कुछ चल रहा था पार्टी के अंदर, असंतोष इतना था, एकनाथ शिंदे नाराज थे, बड़े नेता हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को इसकी भनक नहीं थी बिल्कुल भी और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को साथ रखने में नाकाम रहे। बिल्कुल नाकामियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नाकामी है कि अगर आपके नंबर 2 आपको छोड़ के चले जा रहे हैं और आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपकी नाकामी बहुत बड़े स्तर की है। दूसरी ये कि जो विधान परिषद के चुनाव के दिन हुआ है उस दिन हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से लड़ाई जैसी स्थिति थी संजय राउत, आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़े हुए थे कि जो हमारी जो वोट है, बचे हुए वोट हैं, हमारे पास 3 वोट बच रहे हैं, वो हम कांग्रेस को नहीं देंगे। और देखिए वो उनकी भूमिका उस वक्त में भी बहुत साफ, वो अपनी बात को बहुत आगे तक लेके जा चुके थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो तैयारियां पूरी हो गई थी उन तैयारियों के लिए एक मौके की तलाश थी, एक बहाना चाहते थे एकनाथ शिंदे भी कि किस बिना पे वो बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, अचानक से क्या कारण बताएंगे। तो उन्होंने कारण तुरंत का कारण ये था कि वो विधान परिषद के चुनाव में खफा है और फिर धीरे से निकलने में, वो अपने साथियों को लेकर निकलने में कामयाब रहे। कहने के लिए उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन वो एक इमोशनल स्पीच दे सकते हैं आज जिसमें उनके काडर के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन काडर को भी दिख रहा है कि उनके काडर जितना उनका काडर जो है, आखिरी बात कि उनका काडर बहुत करीबी पाता है खुद को बीजेपी के, और उसके उलट उन्होंने काम किया था। तो इसी वजह से आप सड़कों पर कोई गुस्सा नहीं देखेंगे, कहीं कोई गुस्सा नहीं है कि एकनाथ शिंदे क्यों चले गए। जी हाँ जी अभिषेक, एक और सवाल, इसके अभी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं इस फेसबुक लाइव का कि क्या यहाँ पर होने वाला है, लेकिन इस बीच में जो महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, कोalition पार्टनर्स, आपने शरद पवार की बात अभी की थी कि उनका भी इंतजार हो रहा है, क्या रोल रह गया है शरद पवार का यानी एनसीपी का और कांग्रेस का इसमें, क्या उनकी रिएक्शंस हैं, क्या वो कर ही सकते हैं? देखिए पवार साहब के पास खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं था, उनके पास क्या था, उनको और कांग्रेस को दोनों को सरकार में तो वो आ ही नहीं सकते थे। ये तो उद्धव ठाकरे की मेहरबानी थी कि उनकी लड़ाइयाँ हो गई, उनकी लड़ाई हो गई बीजेपी के साथ, बीजेपी अपने वादे से मुकर गई, मौका मिल गया शरद पवार को सरकार बनाने के लिए। अहमद पटेल उस समय इस सरकार के आर्किटेक्ट में से एक थे। और आप देखिए कि शरद पवार तो पहले उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है, अंदर खाने भी स्थिति साफ कर दी है कि हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। 2.5 साल के लिए उनको मौका मिल गया। उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस की लागत पर अपनी पार्टी का जो थोड़ा बहुत लोग थे जो नाराज थे या जहां पे अपना विस्तार करना चाहते थे, जहां पे अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहते थे वो और मजबूत करना चाहते, वो उन्होंने करके दिखा दिया। और जी और इस समय हमें ये इनपुट मिल रहा है कि बिल्कुल हमें लगा कि शरद पवार शायद बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुके। नगमा, तो जो मसला है वो ये कि
शरद पवार को तो इसमें सब कुछ गेन ही हुआ है। शरद पवार को अभी भी वो विपक्ष में बैठने की तैयारी, आप देखिए सबसे कूल अगर कोई दिखाई दे रहा होगा जी तो वो शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके लिए उनका राजनीतिक अनुभव भी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि वो देखिए वो इस टूट-फूट की राजनीति से उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। जो आज देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वो 35 साल की उम्र में खुद शरद पवार ने भी अपनी पार्टी तोड़ी थी, नई पार्टी बनाई थी, और तो उनके लिए एकनाथ शिंदे या ये जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, अभिषेक हम आपके पास तो जो आदमी जी माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि ये लगातार चीजें बदल रही हैं। हमारे साथ सोहित भी जुड़े, लेकिन हमारे साथ विजय चोरमारे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एस बालकृष्णन वरिष्ठ पत्रकार, ये दोनों भी हमारे साथ हैं। तो आपका स्वागत है। और विजय जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस समय फेसबुक लाइव की भी एक चर्चा है कि करने वाले हैं। 5 बजे का समय था और जो MLAs को बुलाया था वो तो रद्द किया गया और अब फेसबुक लाइव होने वाली है यहाँ पे। अब हमारे साथ ही वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक के सवाल उठा रहे थे कि उनके पास कहने को बचा क्या है। ये भी चर्चा शायद है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नगमा जी, सुबह से संभावनाएं चल रही है कि उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने के सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। अभिषेक ने एक बात कही कि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, मगर एक बात ध्यान में लीजिए, जब से घटनाएं घट रही है, एकनाथ शिंदे की बगावत सामने आई, 40 तास हो गए और इस 40 तास में उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई संकेत नहीं, कोई बयान नहीं आया है। लोग चाहते थे कि उद्धव ठाकरे कुछ तो बोले, कुछ तो ट्विटर के माध्यम से बोले, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बोले, सूत्रों के हवाले से बोले, मगर 40 घंटे में उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं बोले हैं। इसलिए उनके बोलने की जरूरत है। क्या बोलने के पास कुछ बचा है या नहीं बचा है कुछ पता नहीं, मगर उनके बोलने की जरूरत है। उनका इस सारी घटनाओं पर उनका क्या कहना है, ये जानने के लिए महाराष्ट्र में उत्कंठा है। इसलिए मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जो कुछ बोलेंगे, ज्यादातर बार देखा है कि उद्धव ठाकरे ऐसे बारे में कुछ भावनिक बोलते हैं, इमोशनल अपील करते रहते हैं और इमोशनल बातें कहते रहते हैं। मगर अब सत्ता का खेल पलट चुका है और इसमें कुछ इमोशनल बातों का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए हमें भी तो ये मान लें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन, और उद्धव ठाकरे सरकार का जाना जो है वो तय है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा भी लगता है, हमारे साथ एस बालकृष्णन भी हैं, कुछ टेक्निकल जो उलझने हैं वो हैं, क्योंकि देखिए वहां पर अब डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो ये एक समस्या है कि वहां पे अब आगे चीजें जो हैं वो होंगी कैसे। बालकृष्णन साहब। नगमा जी, बात ऐसा है, मेरा इंफॉर्मेशन ऐसा है कि शरद पवार ने खुद टेलीफोन करके उद्धव ठाकरे को कहा कि अभी योर गेम इज अप, अभी पावर में कंटिन्यू करना कोई मतलब नहीं है, आप आपका इस्तीफा दे दीजिए। ये मेरा इंफॉर्मेशन है। और हो सकता है कि अभी जो फेसबुक लाइव जो कर रहे उद्धव साहब, वो अपना जो राजीनामा इस्तीफा अनाउंस करेंगे। उसके बाद जो है फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफा अनाउंस हो सकता है। जी, उसका बहुत अच्छा संकेत है उसका, क्योंकि अभी उसके सामने कुछ है ही नहीं है, कोई चारा नहीं है। उनके साथ में अभी कौन है? मिलिंद नार्वेकर है, आदित्य ठाकरे है और कुछ 10-12 MLAs उनके साथ में है। तो 34 MLA एकनाथ शिंदे के पास में जाना, ये बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है उद्धव ठाकरे को। और मुझे नहीं लगता है इस शौक से वो उभर कर ऊपर आएंगे। ऑलरेडी उनका हेल्थ आप देखिए, उनके हार्ट पे कितने सारे स्टेंट्स हैं। आज भी रिपोर्ट आया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर बाद में नेगेटिव हुआ। यानी उनका हेल्थ, और कुछ महीने पहले धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उनका स्पाइनल का बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, उनका हेल्थ भी सही नहीं है। तो उनमें अभी कुछ बचा नहीं है कि ये जो क्राइसिस एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया है उसको टैकल करने का कोई उनके पास ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है या दम भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है कि कुछ करने का। तो अभी 2.5 साल वो सीएम रहे, ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते। वो चाहते थे कि राज ठाकरे उनका राजकीय वारिस बने, उनको ट्रेन करते थे, उनका जो ग्रूमिंग बोलते हैं ग्रूमिंग करते आए। लेकिन अचानक जब भी लगा कि शिवसेना पावर में आने का चांस है, तो उद्धव ठाकरे के करीबी कुछ लोग ने कहा राज ठाकरे को अलाउ नहीं करना चाहिए, आप बाला साहब के बेटे हैं तो आपका हक बनता है। तो जैसे रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं, वैसा रिलेक्टेंट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे
और फिर बाद में जब भी एमवीए आघाड़ी भी बनी तभी भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाइए। ये तो बहुत बड़ा एक हास्यास्पद चीज हो गया। और शरद पवार ने कहा कि ये कभी नहीं होगा कि एक पॉलिटिकल जो नोवाइस जो है, बच्चा जो है आदित्य ठाकरे, उसको महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री बनना। तो तभी एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि आप मुझे बनाइए, अगर आपने बनना चाहते हैं तो आप मुझे बनाइए। तो तब से एकनाथ शिंदे का जो एम्बिशन जो है उनके मन में रहा है कि मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन फिलहाल अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर भाजपा के साथ वो गठबंधन करते हैं तो शायद उनको डिप्टी सीएम और होम जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का गेम जो है अभी खत्म हो चुका है जी। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही स्टेप्स डाउन। जी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम विजय चोरमारे। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहां पर कुछ समस्याएं आएंगी। उद्धव ठाकरे जैसा कि बता रहे हैं, एस बालाकृष्णन बहुत ही रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर थे। अब सिर्फ समय की बात है जब वो ये पद छोड़ेंगे और ये तय लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ वहां सरकार बनाएंगे। पर वहां पे भी जो नंबर्स हैं, आंकड़े जो हैं, संख्या वो ऊपर नीचे हो रही है लगातार। अब 34 का हस्ताक्षर था, एक जो है वापस भी लौटे शिंदे कैंप से। कुछ नंबर्स और बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि नंबर्स तो और चाहिए होंगे वहां पर इनके साथ भी, ताकि वो अपना दावा पेश कर सकें। अगर बीजेपी के साथ ये सरकार बनाएंगे तो कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स जा रही हैं, चंद्रकांत पाटिल का नाम था कि वो भी जाने वाले हैं। तो क्या जानकारियां आपके पास हैं इससे जुड़ी हुई? नगमा जी, जो तांत्रिक बातें कही जा रही है कि जो के बारे में, मुझे लगता है आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए जो एक टेक्निकल बातें चल रही है वो टेक्निकल बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। फिर भी एक बात अब सामने आई है कि एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे थे कि मेरे साथ 45 एमएलए है, 40 से ज्यादा एमएलए है, मगर दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें शिवसेना के 36 या 37 एमएलए की जरूरत है, मगर उतने एमएलए उनके पास नहीं है। और एक बात और है, अब जो सारे एमएलए है कि शिवसेना के नेतृत्व के संपर्क से बहुत दूर गए हैं। मगर अब अगर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे फेसबुक लाइव में मुझे पता नहीं, इस्तीफा देंगे तो वो विषय ही नहीं आएगा। मगर अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे और फ्लोर टेस्ट करेंगे तो फ्लोर टेस्ट तक आने तक एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ एमएलए वापस मुड़ सकते हैं। मगर अब उद्धव ठाकरे क्या करते इस पर सारा निर्भर है। जी। दूसरी बात जो बालाकृष्णन जी कह रहे थे कि वो एकनाथ शिंदे के शुरू में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, एक बात तय है कि जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तब ठाकरे फैमिली के बाला साहब ठाकरे ने भी राजनीति में कोई पद हासिल नहीं किया था, कोई पद नहीं लिया था। वैसे उद्धव ठाकरे भी कोई पद नहीं लेंगे ऐसे बोले जा रहे थे। तब एकनाथ शिंदे का नाम ही चीफ मिनिस्टर के पद के लिए आगे आ रहा था। पुरानी चाह है एकनाथ शिंदे की। एक बात बताना चाहता हूँ, मगर उस वक्त एक बात सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के शिवसेना अपने खिलाफ और एक नारायण राणे खड़ा नहीं कर सकती, ऐसी बातें सामने आई थी। और इसी कारण एकनाथ शिंदे का नाम पीछे रह गया था। मगर 2.5 साल के बाद नारायण राणे से बड़े बागी बनकर एकनाथ शिंदे शिवसेना के सामने खड़े हो गए। जी 2.5 साल के बाद एक बहुत बड़े बागी बनकर वो खड़े हैं, ऐसे कि बिल्कुल पार्टी जो है दो फाड़ हो गई है। और अब तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना, और शिंदे की शिवसेना जो वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा संख्या बल उसके पास है। फेसबुक लाइव का इंतजार कर रहे हैं हम, एक ब्रेक ले रहे हैं। इस समय ये बड़ी खबर बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल है। सरकार रहेगी, सरकार गिरेगी, सरकार अगली किस तरह से बन पाएगी, ये तमाम सवाल जो हैं वो हमारे सामने हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो पल पल बदल रही है। अब इंतजार ये है कि उद्धव ठाकरे जनता के सामने आएंगे और फेसबुक के जरिए अपनी बात रखेंगे। पहले ये था कि शिवसेना के एमएलएज को बुलाया गया है और 5 बजे ये कार्यक्रम होना था, लेकिन उसके बाद खबर आई कि इसकी जगह पर उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करेंगे और वो जनता के सामने आएंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जनता के सामने जब आएंगे फेसबुक लाइव के जरिए तो क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं।
क्योंकि संख्या बल उनके साथ है नहीं और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी सरकार जानी ही है, लेकिन बस समय की बात है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस समय वो चल रही हैं और इस बीच में एक चिट्ठी आ गई है एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से। आपको बता दें वहां पे 34 लोगों का समर्थन है, 34 हस्ताक्षर हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे कैंप को भी 2/3 बहुमत या कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए करीब 37 लोगों का समर्थन चाहिए, जो अभी उनके पास नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, सबसे पहले आपके पास इस पूरे मुद्दे पे लगातार चीजें बदल रही हैं, क्या ताजा जानकारी है आंकड़ों को लेकर, और दूसरे की फेसबुक लाइव जो उद्धव करने वाले हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, जो फेसबुक लाइव वो करने वाले हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ मिनट में इसकी शुरुआत होगी। क्या कुछ कहते हैं उद्धव ठाकरे, ये देखना अहम होगा। ये अब साफ है, आप समझ लें कि जो आंकड़े हैं वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। एकनाथ शिंदे शिवसेना से जाएंगे नहीं, लेकिन शिवसेना की कमान अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पत्र लिखा गया है, कहीं ना कहीं पहली बार ऐसे इतिहास में होगा, शिवसेना के इतिहास में, कि शिवसेना में एक ठाकरे से ज़्यादा बाहर का कोई व्यक्ति ताकतवर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक वही कुछ होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। एकनाथ शिंदे के पास जिस तरह से पत्र लिखा गया है उसमें 34 लोगों के दस्तखत हैं, जिसमें 4 निर्दलीय हैं, तो भी 30 विधायक एकनाथ शिंदे के पास अभी मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो विधायकों की संख्या है वो 55 है। अगर सोचिए केवल 30 भी इनके पास मौजूद हैं तो 25 मुंबई में है जो उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। यानी अभी से ही उद्धव ठाकरे के पास ज़्यादा विधायक नहीं है। लेकिन जो जानकारी उसमें यह है कि जो गुवाहाटी में मौजूद नहीं है उसमें भी ऐसे भी कई विधायक हैं महाराष्ट्र के अंदर ही जो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि जो कमान है शिवसेना के भीतर ही वो एकनाथ शिंदे के पास जाती हुई नजर आ रही है। ये जो लड़ाई थी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच की, अब नंबर 1 पर एकनाथ शिंदे फिलहाल दिख रहे हैं। ये राजनीति में हमने 2019 से एक चीज़ सीखा है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, चीज़ें कभी भी बदल जाती हैं। लेकिन अब जो चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे नंबर 1 पर हैं और उद्धव ठाकरे नंबर 2 पर हैं। अब उद्धव ठाकरे इसे लेकर 5 बजे उनकी जो सोशल मीडिया पर वो बात करने वाले थे वो शुरू होना था, लगभग 5:30 हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि जो भी वो कहेंगे वो काफ़ी इमोशनल बात होगी। तो शिवसेना वो जब से पले बड़े हैं, उनके पास से शिवसेना रही है, उनके पिताजी ने शिवसेना संभाला है, लेकिन अब शिवसेना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनसे ज़्यादा ताकतवर उनके ही पार्टी का एक दूसरा शख्स होते हुए नजर आ रहा है। तो इसे लेकर ज़रूर वो परेशान होंगे। क्या कुछ कहते हैं इस पर नज़र बनी रहेगी। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े फिलहाल एकनाथ शिंदे के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो 2 गुट शिवसेना की बन चुकी है उसमें एकनाथ शिंदे वाली गुट ज़्यादा मजबूत फिलहाल तो नज़र आ रही है। तो क्या एकनाथ शिंदे के पास अभी वैसे 34 हैं, इनको चाहिए तो ज़्यादा सरकार अगर बनाना, या एंटी डिफेक्शन लॉ अगर उनके ऊपर लागू ना हो तो आपको लग रहा है कि वो नंबर्स उनके पास बढ़ सकते हैं? सोहित, 34 से ज्यादा हो सकते हैं? 2/3 मतदान के लिए चाहिए 37 वोट्स। बिल्कुल उनको चाहिए 2/3 मतदान के लिए 37 वोट्स उनको चाहिए। अभी उनके पास 30 वोट्स हैं। ये 37 शिवसेना के वोट्स उन्हें चाहिए, 30 उनके पास मौजूद हैं, यानी 7 और चाहिए। जिस तरह से जानकारी मिली है ये भी संभव है कि आने वाले कुछ समय में और भी वोट्स आ जाएं, और शायद इसीलिए जो 5 बजे यहाँ पर एक बैठक होने वाली थी विधायकों की वर्षा में, उसे रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कुछ समय में बातचीत करने वाले हैं। तो ये तो सबको पता है कि जितने मत या जितनी नंबर्स उद्धव ठाकरे का होने चाहिए तो वो उनके पास नहीं है। शिवसेना के विधायकों को भी ये बात पता है, और इसलिए अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये एड्रेस करने वाले हैं उद्धव ठाकरे, उसमें क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा। अभी एक सीएमओ महाराष्ट्र से मैसेज आया है, ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है सीएमओ उद्धव बाला साहेब ठाकरे शाल एड्रेस द पीपल ऑफ महाराष्ट्र शॉर्टली, यानी अभी कुछ समय में वो एड्रेस करने वाले हैं, ये लिखा गया है। वो मैं ट्वीट भेज भी रहा हूँ, हमारे शायद दर्शकों को भी अब कुछ समय में दिख जाएगा। लेकिन अब कुछ समय में उद्धव ठाकरे बातचीत करने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं या नहीं वो अब देखना अहम होगा। 2019 से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि शायद उद्धव ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। वो केवल एक पक्ष प्रमुख बनकर नहीं बैठे रहे, बल्कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। लेकिन ये 2.5 साल में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। आप समझिए कि एक पार्टी चलाना और एक राज्य चलाने में काफ़ी अंतर होता है, ये भी एक बात समझ में आई थी,
क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो नाराज चल रहे थे, उद्धव ठाकरे समय नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, कई शिकायतें थी, ये हर किसी को पता है और ये 2.5 साल में कई बार कई विधायकों ने कहा भी है। एकनाथ शिंदे आज से नाराज नहीं है, 2-2.5 साल से नाराज हैं, लेकिन उनकी भी परेशानी को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये सारे ऐसे कई मुद्दे थे जिसके वजह से ये बड़ी डिफेक्शन आप अभी फिलहाल देख रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे 5:30 बज रहे हैं, कब बात करना शुरू करते हैं ये भी देखना अहम होगा। शाम को 7 बजे एकनाथ शिंदे भी बात करने वाले हैं, उस पर भी नजर बनी रहेगी और काफी महत्वपूर्ण होगा ये दोनों बात। काफी हलचल है, एकनाथ शिंदे भी बात करने वाले हैं, इसके पहले फेसबुक लाइव होना है यहाँ पर उद्धव ठाकरे का। धन्यवाद आपका सोहित, आपके पास तुम लगातार आते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। विजय चोरमारे आपसे हम बात कर रहे थे पहले, और एस बालाकृष्णन। इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये साफ है कि उद्धव ठाकरे के पास संख्या बल नहीं है, एकनाथ शिंदे के पास जो संख्या अभी है उनकी संख्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये साफ है कि सरकार जो है वो यहाँ पर गिर रही है। पर आपको विजय चोरमारे जी किस तरह की संभावनाएं, क्या क्या विकल्प यहाँ पर आने वाले दिनों में दिखता है? मतलब देवेंद्र फडणवीस की वापसी हो सकती है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पे आ सकते हैं, या ये सरकार किसी भी हाल में बच सकती है? किस तरह की संभावनाएं, विकल्प यहाँ पर हैं अभी पॉलिटिकली? हाँ नगमा जी, मुझे 3 संभावनाएं दिखती है। पहली एक जो संभावना है, जो एकनाथ शिंदे अगर 33 MLA नहीं जुटा पाते तो क्या होगा, उस तरह की उस वक्त की परिस्थिति अलग रहेगी। दूसरी जो परिस्थिति है, जो अब उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा दे देंगे तो इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और राष्ट्रपति शासन के जो बीच में का काल रहेगा उसमें दोनों बाजुओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से ही अपने जो MLAs हो इकट्ठा करने की कोशिश होती रहेगी। और उसके बाद वो कुछ जो अपने पास आंकड़ों का दावा है वो किया जा सकता है। और तीसरी बात यही है कि आंकड़े अगर एकनाथ शिंदे के साथ जो MLA है वो दल बदल कानून से बच सकते हैं और वो बीजेपी के साथ मिल सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तीनों संभावनाएं दिख सकती है। इस तरह की संभावनाएं हैं कि देवेंद्र फडणवीस की वापसी हो और एकनाथ शिंदे जो है वो उप मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे की शिकायत ये भी रही है बालाकृष्णन जी के जो बात वो कह रहे हैं, एक तो आपने उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी जो एम्बिशन है उसकी बात की कि वो उनकी शुरुआत से ही उनमें ये था कि वो मुख्यमंत्री पद पर आए और इस वजह से उनकी नाराजगी चल रही थी। पर अब वो कह रहे हैं कि शिवसेना भी वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। और उन्होंने बार बार हिंदुत्व का जिक्र किया है कि हम जो शिव सैनिक थे, वो हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो नहीं रही है, हम एनसीपी के साथ और अब कांग्रेस के साथ घुल मिल के ये एक डाइल्यूटेड शिवसेना है। तो उनके जो नाराजगी का मुख्य मुद्दा ये एक आपको लग रहा है कि एक बहाना बना है, पर नाराजगी बहुत लंबी चल रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं रहा उद्धव ठाकरे को कि कैसे अपने लोगों को हम साथ रखें। ऐसा सोहित भी बता रहे थे कि बड़ी शिकायतें रही हैं कि लोगों को वो समय नहीं देते थे। आपने उनके लिए सही शब्द इस्तेमाल किया कि बड़े रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर थे वो। जी नगमा जी, देखिए जो एकनाथ शिंदे जो हिंदुत्व का बात कर रहा है, पिछले 2.5 साल में उसको हिंदुत्व शायद भूल गया होगा। तो ये जो हिंदुत्व का जो इशू जो ले रहा है ये तो सिर्फ एक बहाना है। और खास तौर पर उनका टारगेट जो है, जो शिवसेना के काडर जो है, जो रैंक एंड फाइल है, उसको टारगेट करके, ऐसे अपील करके। और जो वो कहता है वो तो 100% वो हकीकत है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट लेते हैं राज्यसभा इलेक्शन के लिए, और जब नवाब मलिक जैसा जो मंत्री जो है, जिसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप ईडी ने लगाया कि उनका दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट उनका संबंध है, और ऐसे व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी भी संरक्षण देते हैं, कैबिनेट से निकालने के लिए वो तैयार नहीं है। और जब वो कहता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कभी नहीं होगा, और जब 12 कोटी रुपया उर्दू एकेडमी के लिए वो खर्च करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है जो हिंदुत्व, और एक बयान उसने ऐसा भी कहा कि बाल ठाकरे ने जो कहा वो तब की बात है। यानी बाल ठाकरे का जो आइडियोलॉजी है, जो कोर जो आइडियोलॉजी है शिवसेना का, उससे काफी दूर हो चुका है वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। और ये जो है जो रैंक एंड फाइल को बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बार बीजेपी उनको ताना देते हैं कि आप हिंदुत्व का मुद्दा भूल गए। और जब हनुमान चालीसा
अगर कोई कहता है कि मुझे हनुमान चालीसा को आपके घर के बाहर आके उसको चैंट करना है, आप उसके ऊपर राजद्रोह का आप आरोप लगा के उनको आप जेल में आप डालते हैं, दिस वाज द हाइट। क्योंकि जो रैंक एंड समझ में नहीं आता भाई हनुमान चालीसा कैसे राजद्रोह बन सकता है। यानी कितनी दूर हिंदुत्व का आइडियोलॉजी से उद्धव ठाकरे पार्टी को ले गए। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी को ये पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि जो शिवसेना बहुत असंतुष्ट है लोग रैंक एंड फाइल में, और इसका फायदा जो है एकनाथ शिंदे बहुत बखूबी से वो उसको क्योंकि पहले से ही जी उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके अपने एम्बिशन थे, वो असंतुष्ट थे और इसका फायदा एकनाथ शिंदे ने उठाया। और इस समय इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शिवसेना असली शिवसैनिक है कौन, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की शिवसेना। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम।